guys. So kinematics का हम लोग पोर्शन आगे बढ़ाते हैं. Any concern doubt from the previous class? लास्ट क्लास में आपको बताया गया था रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसका मीनिंग होता है. ओके, अगर कोई डाउट नहीं है फिर भी हम लोग एक एग्जांपल पिक कर लेंगे और जो लास्ट क्लास में बताया गया था उसको यूज करेंगे. ओके नो डाउट है, क्लियर है, ठीक है. फिर भी एग्जांपल पिक कर लेते हैं. यस So can you just revise what we did yesterday? Okay, revision वाला part we talked about कि रिटार्डेशन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बाकी नॉर्मल स्टोरीज थी. सो आइडिया ये है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. अगर हम 1D में बात कर रहे होंगे तब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लगता है और मल्टी डायमेंशन में बात कर रहे होंगे तब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लगता है. जब हम मल्टीपल डायरेक्शन में बात कर रहे होते हैं तब तो सारा कुछ क्लियरली लिखना होता है. जैसे कि अगर हमने को वेलोसिटी लिखना होता है तो फिर हम ऐसा लिखते हैं 2i कैप प्लस समथिंग j कैप समथिंग k कैप, ऐसा लिखते हैं. मीनिंग इज कि उस समय हमको वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन को लिखना ही होता है. या फिर हमारे पास दूसरा नोटेशन का तरीका ये होता है कि हम vx लिखते हैं और vy लिखते हैं. सो जब हम vx की वैल्यू 2 लिखते हैं इसका मतलब ये 2i कैप है और vy की वैल्यू 4 लिखते हैं इसका मतलब 4j कैप है. यहाँ पर भी ये चीज चलती है कि हम प्लस और माइनस को इस तरह से लिखते हैं. मतलब ये हुआ कि अगर ये -4 रहा होता तो हम vy को -4 लिखते हैं. इस -4 का मतलब क्या समझते हैं कि वेलोसिटी की जो y कंपोनेंट है वो 4 है और किस डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में. तो जब कभी हम लोग फिजिक्स यूज करेंगे या फिर इसमें जब कभी क्वेश्चंस आप देखोगे तो यही नोटेशन चलेगा. either it will be written in I cap, J cap, K cap, that means magnitude as well as direction together, or it will be like कि x डायरेक्शन का अलग से वैल्यू बता दिया, y डायरेक्शन का अलग से वैल्यू बता दिया. अब दो तरह से क्वांटिटीज होंगी, कुछ वेक्टर्स होंगे, कुछ स्केलर्स होंगे. तो जो स्केलर क्वांटिटी होगी तो उस पे कुछ ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि x डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में कितना है. क्यों? क्योंकि वो स्केलर है, उसका डायरेक्शन से मतलब नहीं है. जैसे कि अगर अपने को टाइम दिखाना है 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, तो अगर हमको जो भी टाइम दिखाना है तो वही रहेगा. हम टाइम को प्लस माइनस करके नहीं लिखने वाले हैं. वाई? बिकॉज टाइम के पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है. बट यस, वेलोसिटीज होंगे, एक्सेलरेशंस होंगे, डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, तो उनको हम दूसरा नोटेशन इस तरह से भी लिखते हैं. तो आपने को क्या समझना कि ये जो 2 है वो प्लस आई डायरेक्शन में है और ये जो 4 है वो माइनस वाई डायरेक्शन में है. दैट्स हाउ द मीनिंग गोज. सिमिलरली अगर अपने को एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन को अगर किसी ने ऐसा दिया है लेट्स से -2j कैप प्लस k कैप, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट -2 है, एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट 1 है. मीनिंग कि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में 2 एक्सेलरेशन है, लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस y डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में प्लस z डायरेक्शन में 1 एक्सेलरेशन है. सिमिलरली हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं, सारे वेक्टर के बारे में बात करते हैं. अगर हमारा स्टोरी 1D है, रेक्टिलिनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, तो फिर हम आई कैप जे कैप बोलना बंद कर देते हैं. डायरेक्टली हम ऐसा यूज करते हैं कि v की वैल्यू कितना है, प्लस में लिख रहे हैं या फिर माइनस में लिख रहे हैं, वो अपने को देखना होता है. लास्ट क्लास में जो मैंने स्पेसिफिकली बोला है वो एक्सेलरेशन के बारे में बोला है. एक्सेलरेशन कैसे डिसाइड करते हैं? अगेन, जब कभी एक्सेलरेशन वर्ड बोला जाएगा, एक्सेलरेशन, इसका मतलब अगर हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ए भी इसी डायरेक्शन में हो, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन. और अगर अपना रिटार्डेशन बोला गया या डी एक्सेलरेशन बोला गया तो रिटार्डेशन के लिए इन केस वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है
तो ये ए अपोजिट डायरेक्शन में हो, सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तभी वो रिटार्डेशन कहलाता है। और फिर हम लिखेंगे कैसे, किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, वो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस डिसाइड करेगा। जैसे ये वाई डायरेक्शन में है तो ये भी प्लस वाई डायरेक्शन में है, ये भी प्लस वाई डायरेक्शन में है। और ये इस वाले केस में हम बोलेंगे कि अगर हमारा v प्लस डायरेक्शन में है तो v पॉजिटिव होगा, a कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आप देखोगे आगे चल करके हम लोग ग्रेविटेशनल अभी क्वेश्चन करने वाले हैं फ्री फॉल वाले ग्रेविटी में, तो आप जानते हो कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे होता है g, ठीक है। तो इसको अगर हमको a के फॉर्म में लिखना होगा तो हम अगर y ऊपर मानते हैं, ये प्लस y हमारा डायरेक्शन है, तो हम a को क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे माइनस g। वाई माइनस? बिकॉज दिस माइनस विल लेट अस नो कि a की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। सो इन वेक्टर के साथ जब कभी माइनस आएगा वो हमेशा डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। इस बात का अपने को ख्याल रखना है, चाहे वो टोटल वेक्टर रिप्रेजेंटेड हो या उसका कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड हो। सो माइनस हैज टू बी एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन। ओके, तो ये तो हुआ वेक्टर को डायरेक्शन से साथ कैसे लिखते हैं। दूसरा एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा और बोल देता हूँ। लेट्स हम लोग 1D मोशन के बारे में बात कर रहे हैं और एक पार्टिकल आपका ये रखा है, इससे आपको एक्सेलरेशन के बारे में और भी समझ में आएगा। थोड़ा सा और डिटेल बताने के लिए, देखो आपने F इक्वल टू ma तो देखा ही होगा, नहीं देखा सुना होगा कभी ना कभी, तो किसी ने सभी ने सुना होगा। नाउ कोई पार्टिकल चलता क्यों है, चलता तभी है जब आप उस पर फोर्स लगाते हो। जैसे आपके अगर टेबल पे बुक रखा हुआ है तो क्या ये बुक अपने आप चल देगा? नहीं। अगर आप उसको चलाना है तो आप क्या करना चाहोगे, आप उस पर फोर्स लगाओगे, उसको पुल करोगे या पुश करोगे, isn't it? सो इसका मतलब है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो अपने को फोर्स लगाना होता है। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, अगला चैप्टर है। अभी हम लोग कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई मोशन करानी है तो आप उसको पहले स्टार्ट फोर्स लगा करके स्टार्ट करोगे ना। सो अगर ये बॉडी अपना रेस्ट पर है तो आपने अगर इधर फोर्स लगाया, आगे चल करके हम फोर्स के टर्म में जब बात करेंगे, तो जिधर फोर्स आता है उधर एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। सो द डायरेक्शन यू अप्लाई अ फोर्स इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। मूव्स करने का मतलब हुआ उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन। इनिशियली वेलोसिटी कितना है इसका, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इनिशियल इसके पास एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन क्या करता है, किसी भी बॉडी को अपनी डायरेक्शन में उसकी स्पीड को बढ़ाता है। सो इनिशियली ये रेस्ट पे था, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जब यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर ये वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, हमेशा आगे के लिए चलता रहेगा। दैट्स व्हाट द एक्सेलरेशन डज। सो एक्सेलरेशन कैन मूव अ पार्टिकल इफ द पार्टिकल वाज एट रेस्ट। अगला केस अगर बताते हैं, लेट्स से कि पार्टिकल हमारा रेस्ट पे नहीं है, पार्टिकल ऑलरेडी चल रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा। लेट्स से इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी थी u, और आपने फोर्स लगाया है या एक्सेलरेशन लगाया। अब व्हाट इज गोइंग टू डू, दिस विल इंक्रीज द वेलोसिटी। दैट मींस अगेन थोड़े समय के बाद आप देखोगे पार्टिकल किसी और लोकेशन में होगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, वेलोसिटी बढ़ गई होगी। सो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड अप करना मतलब एक्सेलरेशन करना। द थर्ड केस कुड बी कि अगर आपका पार्टिकल इनिशियली चल रहा था, लेट्स से इनिशियली इस डायरेक्शन में चल रहा था और आपने फोर्स या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिया, व्हाट इट गोइंग टू डू नाउ, इट इज गोइंग टू डिक्रीज द वेलोसिटी। बेसिकली एक्सेलरेशन चाहेगा कि हमारी वेलोसिटी इधर बढ़े अपनी डायरेक्शन में, दैट्स व्हाट द एक्सेलरेशन डज। लेकिन इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो पहले इसको काउंटर करेगा तो ये डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो किसी भी टाइम पर देखोगे तो इसकी वेलोसिटी u से कम हो जाएगी, फिर एक समय ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन में आ गया, फर्स्ट कंडीशन पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। लेकिन ये रेस्ट पर हमेशा नहीं रह सकता है, मोमेंटरली रेस्ट पर आएगा, फिर एक्सेलरेशन अपना वही काम करेगा, इट वुड लाइक टू मूव इन दिस डायरेक्शन। जैसे ये रेस्ट में आ गया तो फिर अपनी डायरेक्शन में इसको मूव कराएगा, दैट मींस ये टर्न होकर के फिर इधर जाएगा। सो द ब्लॉक या पार्टिकल विल टर्न एंड विल मूव इन दिस डायरेक्शन फॉरएवर, हमेशा के लिए चलता रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चल रहा है।
So यहाँ से आपको कनेक्ट करना है कि एक्सेलरेशन पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन में बढ़ाता है अगर उसको चांस है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो पहले रिड्यूस करेगा, जीरो करेगा, फिर अपनी तरफ लेके जाएगा। इसीलिए हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप देखोगे कि यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट टाइम पर v और a की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। v और a की डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन है। यहाँ पर ये इनिशियली कैसा रहा होगा? रिटार्डेशन। कब तक रिटार्डेशन रहा होगा? जब तक ये स्टॉप नहीं होता है। एक बार स्टॉप होकर के चलने लगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये फिर से बन जाएगा एक्सेलरेशन। सो किस मोमेंट तक इसको रिटार्डेशन बोलेंगे? उस मोमेंट तक रिटार्डेशन बोलेंगे जब तक वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट था। जिस मोमेंट पर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया तब इसका नाम एक्सेलरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर दोनों है, इनिशियली रिटार्डेशन फिर एक्सेलरेशन। आप कुछ ऐसा समझ लो कि लाइक आपके पास स्कूटी होता है, खड़ी स्कूटी होता है, आप उसको चलाना चाहते हो तो आप इंजन स्टार्ट करते हो, फिर एक्सेलेटर दबाते हो। एक्सेलेटर को अगर लगाते हो तो इससे क्या होता है कि एक्सेलरेशन आता है। वो रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन आया, फिर वो चलना स्टार्ट होता है। आपको और ज्यादा स्पीड बढ़ानी होती है, आप और ज्यादा एक्सेलरेशन करते हो, एक्सेलरेट करते हो उसको। सो दैट मीन्स एक्सेलरेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फास्ट रन करेगा। फिर जब आपको चलते हुए गाड़ी को, स्कूटी को आपको स्टॉप करना होता है, देन व्हाट यू डू? पहला तो एक्सेलरेशन कम कर देते हो, दूसरा ब्रेक्स लगाते हो। ब्रेक क्या करता है? रिटार्डेशन देता है। सो ब्रेक, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपने रिटार्डेशन लगाया तो आप स्टॉप कर जाओगे। एक बार स्टॉप करोगे तो टर्न करो, टर्न कर सकते हो, टर्न कर सकते हो अगर एक्सेलरेशन लेना है। वहां पर आपकी चॉइस है, पार्टिकल के पास अपनी चॉइस नहीं होती है। सो जब कभी यहाँ से एक और पॉइंट पता चला कि जब कभी हम टर्निंग कर रहे होते हैं तो द मोमेंट वी टर्न एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी हैज टू बी जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होगी तभी वो टर्न करेगा। एक ही पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कब एक्सेलरेशन होता है, कब रिटार्डेशन होता है, ये डिस्कस किया था। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं कि कब हमको प्लस लेना है, कब हमको माइनस लेना है। तो प्लस माइनस हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को देख कर लेते हैं, और कब एक्सेलरेशन बोलते हैं, कब रिटार्डेशन बोलते हैं, वो यहाँ पे बताया गया। एक्सेलरेशन का मीनिंग और रिटार्डेशन का मीनिंग। इससे पहले आप क्या समझते थे? कोई मैटर नहीं करता है। आपको ये समझना चाहिए सो दैट कि आपको फ्यूचर में कभी गलतियां ना हो। और कोई भी ट्विस्ट और टर्न लेके आएगा क्वेश्चन तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है। हाउ टू गेट द डायरेक्शन बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, when to say acceleration when the two directions are equal, कौन सा? velocity and acceleration. when to say retardation when the two directions are opposite. okay, आपने लिखा है what about vectors like electric current, pseudo, what will be the notation? हम लोग करंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। और आपके लेवल पर हम लोग अभी ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड एज स्केलर। सो अगर उसके डायरेक्शन के बारे में आप बात करना चाह रहे हो तो करंट को चलने के लिए वायर चाहिए। कंडक्टर्स में चलते हैं नॉर्मली। तो कंडक्टर्स में अगर हम करंट चला रहे हैं तो वायर को आप जिस तरह से ओरिएंट करोगे ना, वो एग्जैक्टली उसी तरह से ओरिएंटेशन ले लेता है, उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशंस क्या होते हैं, आगे देखेंगे कि हम लोग कुछ और भी मेथड यूज करेंगे उनको नोटेशन देने के लिए। सो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सभी को। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो 1D में हम लोग वो केस ले सकते हैं। कौन सा केस? जो बच गया था, दो केस हम लोगों ने किए थे, एक तो जीरो एक्सेलरेशन का, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। अब एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का बचता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू कनेक्ट थिंग्स ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन मोशन का। लेट्स से कि अगर आपसे ऐसा कहा जाता है कि मैं पिक्चर बना करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा। लेट्स से आपका पार्टिकल यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पे, और इस कोऑर्डिनेट को आप x इक्वल टू 0 बोल सकते हो, ओरिजिन। इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन इधर दिया गया दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, आपको उसके आंसर देने हैं। आपको नोटेशंस साइंस वगैरह प्रॉपर्ली यूज करना है। ए कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी भी दिया गया, लोकेशन भी दिया गया। फाइंड फॉलोइंग्स।
Number 1. Velocity at t equal to 4 सेकेंड, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते थे कि ये t इक्वल टू 4 सेकेंड में किस डायरेक्शन में चल रहा होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में या माइनस एक्स डायरेक्शन में। कुछ ना भी बोला जाए तो इसको हम लोग प्लस एक्स इनहेरेंटली लेते हैं। तो आपका आंसर -2 मीटर पर सेकेंड है। चलेगा, आप प्लस माइनस कैसे देते हैं वो आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन हमारा पूछने का तरीका ये है कि अपने को दो चीजें बतानी है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दैट मीन्स कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों बातें अपने को बतानी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो अगर अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है तो अपने को ऐसा आंसर याद पता करना है जिससे हमको मैग्नीट्यूड मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए। सो अपने को इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया, अब आप इसको प्लस एक्स डायरेक्शन मान लो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा तो हम यू को कितना लिखेंगे, यू को लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड। वाई? क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड तो है लेकिन माइनस डायरेक्शन में है। हाउ मच ए हैज टू बी रिटन, ए हैज टू बी रिटन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। How much the t is 4 seconds, so t is a scalar quantity. अब आप इक्वेशन लगा दो, कौन सा फर्स्ट इक्वेशन, v is equal to u plus at। इसको अप्लाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस होता है तो इसको अप्लाई किया जा सकता है। सो वेलोसिटी अपने को पता करना है, u कितना दिया गया -10, और a की वैल्यू कितना दिया गया 2, और t का वैल्यू कितना दिया गया 4। सो दैट विल टर्न अप एज -2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इस -2 मीटर पर सेकेंड को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करने वाले हैं? हम लोग ऐसा इंटरप्रेट करने वाले हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 4 सेकेंड में पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। किस वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और अगर डायरेक्टली वेलोसिटी देना है तो -2 भी दे सकते हैं, -2 जहां पर हमको ये इंटरप्रेट करेगा कि माइनस इज फॉर डायरेक्शन। यस। ना इसको सॉल्व करने के लिए कई बार लोग दूसरा तरीका भी अप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्शन वो अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी आप ऐसे कीजिए, -2 आंसर दीजिए, वो करेक्ट एज्यूम किया जाएगा। दूसरा पार्ट, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल टर्न्स और चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो अपने को वो टाइम पता करना है जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला है। सो हम लोग बात कर चुके हैं कि कब ये चेंज करेगा, ये कैसे पता करना है। सो उस समय वेलोसिटी 0 होगी, सो v को 0 रख दो। जैसे आप v को 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू u प्लस at आ जाएगा। u की वैल्यू आपको कितना दिया गया, -10, a कितना यूज करना है 2, t, सो t की वैल्यू आ जाएगी 10/2, दैट इज 5। इसको मतलब जब 5 सेकेंड हो रहे होंगे उस समय ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा, तो आप बोलोगे कि एक बार चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये और टी की वैल्यू आपको एक आ रही है, अगर कई बार चेंज होना होगा तो कई आंसर आ जाएंगे। सो मैथमेटिक्स आपको सब कुछ बताएगी। तो यहाँ से जब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ कहीं आएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये अपनी डायरेक्शन बदल के इधर चला जाएगा। और ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो रहा है दैट इज 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के इंस्टेंट पर ये चेंज कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। और इसके बाद फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा चलता रहेगा। अब आप ये बता सकते हो कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये पोजीशन चेंज डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। आप देखोगे कि 5 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद की स्टोरी अलग होगी।
मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा इसी में से। थर्ड, ध्यान से आपको आंसर देना है। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड t equal to 0 to t equal to 6 seconds। अपने को ये पता करना है कि 0 से लेकर के 6 सेकंड तक ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारी बातें की हैं। अभी आप उसी लॉजिक को यूज करो और पता करो कि कितना डिस्टेंस चलने वाला है। कुछ हिंट जरूर दे सकते हैं। 0 से 5 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहे होंगे, फिर ये टर्न कर लेता है तो 6 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे, ये गारंटीड है। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता है उसको वापस चलना था। एक आंसर 2 मीटर बताया गया। ओके, आप सॉल्व करो पैरेलली, मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो t इक्वल टू 5 पर यहाँ पर था, t इक्वल टू 6 पर यहाँ कहीं पहुंच गया होगा, इधर जा रहे हैं। सो दिस इज द लोकेशन फॉर t इक्वल टू 6। अगर अपने को डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस में अपने को ये देखना होगा कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो ये निकालेंगे, और एक्चुअल पाथ में ये भी निकालेंगे और दोनों का एड अप करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 26, 24, 7, 1 और बहुत सारे आंसर। चलेगा। सो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर के ड्रॉ कर देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ थर्ड पार्ट को, ताकि आपके नोट्स में बना रहेगा। सो आपको किस तरह से डील करना है। सो यहाँ से आप स्टार्ट करते हो। ये आपका x इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 0 था, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये इधर जा रहा है, और यहाँ पर आने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हुआ, ये 5 सेकेंड। इसके बाद इसने यू टर्न मारा है और इधर जाने वाला है। t इक्वल टू 6 पर यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब t इक्वल टू 6 पर जो x मिलेगा वो कम मिलेगा, t इक्वल टू 5 पर जो x मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। आप चेक करके भी देख सकते हो, दोनों नेगेटिव्स में आएंगे। और डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, इसका भी ख्याल रखना होगा। सो आपको क्या निकालना है? आपको एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, फिर एक यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करनी है। सो अगर आप इन दोनों को ऐड कर पाओ तो अपना काम हो जाएगा। इसको आप x1 नाम दे दो, इसको x2 नाम दे दो। अब हम लोग x1 कैलकुलेट करते हैं। x1 क्या होगा? कैन वी से कि जो x1 है इसकी कैलकुलेशन के लिए हम ये पता कर लें कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 सेकेंड में, उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में अगर हम डिस्प्लेसमेंट पकड़ते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। t को 5 डंप करते हैं तो s की वैल्यू मिलेगी u इज -10 एंड दिस इज 5 प्लस हाफ, a की वैल्यू आपको 2 दी गई थी, प्लस 2 है तो इसको प्लस 2 लिखोगे, t स्क्वायर दैट मीन्स 5 स्क्वायर। So that becomes -50 plus 25 that is -25 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो -25 है। अच्छा, ये -25 का मतलब क्या हुआ? माइनस बता रहा है कि आप -x डायरेक्शन में 25 उसका मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड्स बराबर होते हैं। तो हमारा जो x1 आएगा, x1 की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ s, डिस्प्लेसमेंट का मॉड। और मॉड लगाओगे तो ये 25 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस वाइज 25 मीटर है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, माइंडेड। डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस और प्लस आते हैं। अच्छा, अब अपने को x2 का वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो x2 को निकालने के लिए आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप x3 निकाल लो, पहले ये निकाल लो। और x3 कितना होगा? 6 सेकंड में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि 6 सेकंड में यहाँ पर पाया गया, इनिशियली ये था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगेन नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो हम पहले x2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x3 निकालेंगे। तो x3 पहले पता करते हैं। x3 पता करने के लिए t कितना यूज करना है? 6। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t square. When you're going to do this, you're going to get as like -60 plus 36.
So minus 60 plus 36 will convert minus 24. Is it? Seems to be. So yes, इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है वो 24 के बराबर है, यानी x3 का जो डिस्टेंस है वो इसके मॉड के बराबर है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं पूरा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो डिस्टेंस वाइज ड्रॉ करता हूँ। पार्टिकल आपका यहाँ से चला, t इक्वल टू 0 था और t इक्वल टू 5 पर पार्टिकल स्टॉप पर हुआ था। सो यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस चला, लेंथ चला, तो ये लेंथ अगर आप मेजर करोगे, लेंथ विदाउट डायरेक्शन, तो लेंथ वाज 25 मीटर। फिर 5 सेकेंड पर आपको यहाँ कहीं दिखा, 6 सेकेंड पर यहाँ कहीं दिखा, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बची या लेंथ बची वो 4 मीटर थी। तो ये चला कितना, टोटल डिस्टेंस कितना चला, ये अपने को पता करना है। आप टोटल पता करना चाहते हो तो टोटल में हमें किसको किसको काउंट करना था, वी नीड टू काउंट कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये इसका पाथ है। So path was like this. It went here, then turned, and then came here. So we need to find this distance, the gap, and the total one. Now, can we find this gap? That means x2. So x2 must be equal to total, which was 25, minus this one 24. इसका मतलब टर्न होने के बाद 1 सेकेंड में ये 1 मीटर चलता है, और पहले ये कितना चल गया था, 25। सो डिस्टेंस कितना रहा होगा, distance covered is going to be equal to 25 plus 1, that is 26 meter. हाँ, आप ये भी कर सकते थे, 25 निकालने के बाद फिर 6 सेकेंड वाला निकाल सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तो वहां से भी काम चलता है। पार्ट पे भी आप कर सकते थे, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, और अगर x3 को निकालना था तो ये सब ना करके ये बोल सकते हैं यहाँ से वेलोसिटी 0, यहाँ से यहाँ तक लगा दो 1 सेकेंड के लिए, तो वहां से पता चल जाएगा। दैट्स आल्सो करेक्ट। सो 26 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। और अब चेक कर लीजिए कि इस पे मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम लोग इतना टाइम ले रहे हैं। अदरवाइज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब कभी डिस्टेंस बोलेगा तो अपने को देखना है कि क्या चल रहा है। जैसे इसने डिस्टेंस बोला था 6 सेकेंड में, और ये 5 सेकेंड में स्टॉप हुआ है, इसका मतलब है आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं आने वाले हैं। तो उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइम में ब्रेक करना होता है। कौन से टाइम में ब्रेक करना होता है, जब तक वेलोसिटी आ रही है वो टाइम पे ब्रेक कर लो, वेलोसिटी 0 आ रही है जहाँ टर्निंग हो रहा है, और उसके बाद फिर दोनों मोशंस को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करो, फिर उनको मैग्नीट्यूड्स को ऐड अप कर लो। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा अपना आंसर, और वो फिर आपको नेगेटिव मार्क्स दे जाएगा। आपने लिखा कैन वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड एंड देन एड इट टू द 25। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, यस। तो ये जो डिस्टेंस ये है वैल्यू है ना, ये अपने को निकालनी थी x2, और x1 निकालना था। x1 आपने ये 5 सेकेंड वाला निकाल लिया। अब आप x2 निकालने के पास आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। जैसे एक तरीका आपने बोला कि जो मैंने बोला कि आप 6 तक का निकालो, और फिर उसमें से x1 को उसको x1 से घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो। वन वे वाज दैट। अनदर वे कुड बी, आपको पता है कि ये 5 सेकंड से स्टार्ट होकर के 6 सेकंड की स्टोरी है, तो ये जो ड्यूरेशन है ये 6 सेकंड का ड्यूरेशन है। तो 6 सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हो उसको। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको x2 मिल जाएगा डायरेक्टली। यस, यू कैन डू दैट। Moreover, you can also start like this कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, तो केवल इतने मोशन को पढ़ लो। अब इतने मोशन को पढ़ोगे तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, और टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड हो जाएगा। तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आते तो आप मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन करना क्या है, करना यही है, आपको ये टोटल डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है, फिर दोनों को ऐड करना है, पॉजिटिवली ऐड करना है। ओके, बिल्कुल कर सकते हो 6 सेकंड की स्टोरी। सो एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जहां पर आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, फिर कितना चूज करना है, क्या छोड़ना है, किसको पॉजिटिव लिखना है, किसको नेगेटिव लिखना है। आपने लिखा है कि इफ व्हाट इफ वी कंसीडर न्यू वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1, u इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन 2 at 0.5 seconds. Yes, you can do that.
So that's also way out. So you will have a number of you can break a motion as per your choice, keeping whatever it is given intact and what is asked वो भी intact रखने के साथ साथ कर सकते हो. इसको आप इतना मोशन सेपरेटली स्टडी कर सकते हो. ओके, अब हम लोग थर्ड केस की तरफ चलते हैं. काफी टाइम इस पे डिवोट कर दिया है और अब आपको क्लियर हो रहा होगा एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, रिटार्डेशन कब होता है, पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है. वो इन सभी क्वेश्चंस को इस तरह से डील करने का एक और अच्छा फायदा होता है. फायदा क्या होता है कि जो हमारा आंसर आता है ना वो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है. जैसे कि यहाँ पर जैसे v की वैल्यू -2 आया था, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी छुपा हुआ है और मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है. इसका मतलब हमको कंप्लीट आंसर मिलता है. Can you give practice questions similar to this later? Yeah, definitely. आप उस पर मॉड्यूल पे देखेंगे कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और अगर आपको कम लगते हैं तो हम अलग से आपको रिमाइंड करेंगे, हम अलग से आपको एक शीट दे देंगे. तो यहाँ पर भी देखो, जब आपने डिस्प्लेसमेंट देखो या इस बात का भी ख्याल करना है कि जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करते हैं ना, तो जो s होता है, चाहे आप s लिखो या x लिखो या r लिखो, कुछ भी लिखो, लिखने की कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. दिस s इज नॉट अ डिस्टेंस, रादर डिस्प्लेसमेंट. और तभी देखो s की वैल्यू कितनी आ रही है, -25. तो इसमें ये माइनस क्या कर रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जहां पर आप थे वहां से नेगेटिव डायरेक्शन में आप गए हो. So it tells us whether you have gone in the negative direction, whether you have gone in the positive direction. So displacement हो, velocity हो, acceleration हो, इनके माइनस साइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और डिस्टेंस पूछेगा तो फिर अपने को कॉमन सेंस लगाने का. नाउ आफ्टर 1D मोशन में अभी हम लोग फिर से आएंगे जब ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे होंगे. अभी तक हम लोगों ने समझ लिया 1D मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कब होता है. तो जब भी होता है तो उसके लिए इक्वेशंस क्या होती हैं, 4 इक्वेशंस. v इज इक्वल टू यू प्लस at आप लगा सकते हो, एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगा सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax लगा सकते हो, और nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. प्लीज कीप इन माइंड, लगाना तभी है जब a कांस्टेंट हो, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए मैं अलग अलग केसेस से बात कर रहा हूँ. It was complicated but understood. That's good. Yes, it's definitely complicated. अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है, और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे देन ओवर द टाइम यू विल रियलाइज या दैट्स द ओनली वे, क्योंकि ये डेफिनेशन से मैच करता है. नाउ थर्ड केस कुड बी, अभी हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन थर्ड केस में एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल है. इफ एक्सेलरेशन इज, ए फॉर एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल. लिख देता हूँ, acceleration is variable. So पहला पॉइंट है कि जो 4 इक्वेशंस हैं अभी ड्राइव की थी वो नहीं यूज करनी है, बिल्कुल नहीं यूज करनी है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, do not use the earlier equations. earlier बोले तो previous वाली. मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी हैबिट होगी उनको यूज करने की, तो उस हैबिट को ब्रेक करना है. Do not use the earlier 4 equations or previous case 4 equations, that is of case 2, क्लियर करने के लिए. ठीक है, ओके. सो उनको बिल्कुल नहीं यूज करना है. फिर क्या करना है, फिर बेसिक डेफिनेशन पे आना है. हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि अगर हमको a पता होता है तो v कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस इंटीग्रेशन a dt. दैट्स व्हाट वी डू. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट a v की वैल्यू. क्योंकि आपको a पता है तो हम इसको लगा सकते हैं, फिर r निकाल सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक खास बात क्या है कि सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो वेक्टर हटा सकते हैं. So this will get converted into what, v is equal to u plus integration a dt. So अगर आपको a as a function of time पता है, ये कब यूज करेंगे, मैं आप लिख देता हूँ. If a is function of time, that means a time के साथ वैरी कर रहा है, तो आप इसको यूज कर लीजिए. और इसके बाद अगर आपको v मिल गया तो पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, पोजीशन निकालने के लिए आप लिखते हो r is equal to r naught plus integration v dt.
इसको 0 से t तक लगाओगे, इसको 0 से t तक लगाओगे। ये ओरिजिनल इक्वेशंस जो आपने पहले कभी यूज कर रखी हैं, इन्हीं को यूज करेंगे। तो ये 1D हो 2D हो कुछ भी डी हो, आपको यही लगाना होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम का फंक्शन ना हो। तो अगर टाइम का फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे कि ऐसा हो सकता है कि अगर a इज अ फंक्शन ऑफ लेट्स अ पोजीशन, या फिर a इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा बोल सकता है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, या फिर एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। देन सो अपने पास बेसिक डेफिनेशन रहेंगी, तो ये बेसिक डेफिनेशन आप याद रखिए कि a को हम लोग रीराइट कर सकते हैं। कैसे? a अपना होता है dv बाई dt, तो हम dv बाई dt तब यूज करेंगे जब v t और a मिलेगा, मतलब a के पास t हो या फिर v हो तो इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको रीराइट करके ऐसा लिख सकते हो, v की वैल्यू dx बाई dt होती है, तो dx बाई dt रख दोगे तो ये बन जाएगा d2x बाई dt2। सो एक्सेलरेशन की एक दूसरी डेफिनेशन ये भी आ जाती है, ये बेसिक डेफिनेशन है। मैंने क्या किया, v की वैल्यू को रख दिया dx बाई dt, तो ये d अपॉन dt ऑफ dx बाई dt था, इसका मतलब है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है, तो ये भी एक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो जाती है। एक थर्ड, अगर अपने को v और x चाहिए, तो v और x चाहिए तो आप इसको a को ऐसे भी लिख सकते हो, a was dv by dt, this could be written as dv by dx into dx by dt, chain rule। now dx by dt क्या होता है? velocity होता है, so this could be written as v dv by dx। so acceleration के लिए basic 3 expressions होते हैं ये, और ये आपको याद रखने हैं। और जब अगर आप इनको याद रखते हो तो फिर कोई भी वेरिएशन दिया होगा इन्हीं में से रहेगा, कोई भी वेरिएशन दिया होगा। सो बेसिकली अपने पास एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला, ये यही फॉर्मूला है पूरे काइनेमेटिक्स के लिए। डेफिनेशंस, इनको हम लोग डेफिनेशन कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। यस। सो लास्ट वाला हम कब यूज करेंगे? तो कौन से यूज करना वो क्वेश्चन हमको खुद बताएगा। कैसे बताएगा? अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो फंक्शन ऑफ टाइम है तो ए आना चाहिए, और ए का वो डेफिनेशन लिखना है जिसमें टी आना चाहिए, तो ए और टी वाला यूज कर सकते हो। ए और टी वाला आप ये भी यूज कर सकते हो। अब डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपसे वेलोसिटी पूछा गया है तो पहला यूज करोगे, पोजीशन पूछा गया है तो सेकंड वाला यूज करोगे। लेकिन सेकंड वाला जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, भाई क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएशन है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ट्वाइस इंटीग्रेशन जाएगा। तो उसको हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, पहले v निकाल लिया एक बार इंटीग्रेट करके, फिर r निकाल लिया दूसरी बार इंटीग्रेट करके, और v की वैल्यू dx बाई dt यूज कर सकते हैं। कई बार आपसे ऐसा होगा कि ये फंक्शन ऑफ v होगा और आपसे x पूछेगा, तो अगर a के साथ v है और x है तो आपको a का वो फॉर्मूला निकालना होगा जिसमें v आवे और x आवे। सो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो ये लास्ट फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार अपने को यूज करना पड़ता है, तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि हमको ये यूज करना है। अगर ये यूज करना होगा, आपने ये यूज किया, तो आप देखोगे आप ट्रबल में आ जाओगे, फिर कुछ समय बाद आपको रियलाइज करना होगा कि हमको ये यूज करना है। सो ये जो केस 3 वाला है ना, ये जनरल है। दैट मीन्स इसको अगर आप यूज कर सकते करना करना से लर्न कर लेते हो, तो ये सेकंड केस को भी कवर कर सकता है, फर्स्ट केस को भी कवर कर सकता है, और बाकी केसेस को तो कवर करता ही करता है। अभी हम लोग एग्जांपल पिक करते हैं। आपने लिखा है कि इन दिस केस व्हाट इज x, x इज द, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, x क्या है। तो यहाँ पर जहां भी x यूज हो रहा है, x अपने को पोजीशन बता रहे हैं, x इज टॉकिंग अबाउट पोजीशन। तो ये जो r0 लिखा था, आप इसको भी x से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन चल रही है। आप जानते हो ना कि r में x आता है, y आता है, z आता है। हम लोग केवल एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो उस r को हमने x से रिप्लेस कर दिया। so, जहां भी r यूज होता था, जिसको हम पोजीशन कहते हैं, so position is x, और x is a position at time t। लिख देता हूं मैं पॉइंट, ताकि आपको याद रह जाए। नोटेशन क्या है? u is initial velocity, ये अपना प्लस माइनस लेके आएगा डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। a is acceleration और retardation, acceleration अभी हम लोग उसको acceleration पढ़ के चल रहे हैं।
और टी टाइम है, ऑफ कोर्स वी वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी एट टाइम टी। जनरल वेलोसिटी को हम टी टाइम की वेलोसिटी बोलते हैं। और एक्स क्या है? पोजीशन एट टाइम टी। पार्टिकल की लोकेशन क्या है? वो टी टाइम पे एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो बता रहा है। और एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट इज पोजीशन एट टी इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन है। सो इनिशियल पोजीशन को हम एक्स नॉट या आर नॉट लिख सकते हैं, एस नॉट भी लिख सकते हो। और टी टाइम की पोजीशन को एक्स लिख रहे हो, टी टाइम के वेलोसिटी को वी लिख रहे हो। तो बेसिकली हमारे पास ये दो वेरिएबल है। आई मीन लाइक ये टी टाइम की वेलोसिटी है, ये टी टाइम का पोजीशन है, यही आपसे पूछेगा। एक्सेलरेशन आपको देगा। कई बार क्या होगा, वो एक्सेलरेशन वर्ड ना यूज करके रिटार्डेशन वर्ड यूज करेगा। सो रिटार्डेशन, जैसे उसने रिटार्डेशन वर्ड यूज किया तो हम एक माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से। तो अगर ये रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पर एक माइनस, हम उसको माइनस डी बी बाई डी टी लिखेंगे। रिटार्डेशन होगा तो माइनस डी 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 स्क्वायर एक्स बाई डी डी टी स्क्वायर लिखेंगे। रिटार्डेशन होगा तो माइनस डीवी बाई वी डीवी बाई डी एक्स लिखेंगे। सो रिटार्डेशन केस में आप माइनस लगा के स्टार्ट करोगे और एक्सेलरेशन केस में प्लस लगा के स्टार्ट करोगे। एक्स नॉट क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा एक्स नॉट इज पोजीशन एट टी इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टिकल ओरिजिन से ना स्टार्ट हो, x इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो। तो x इक्वल टू 2 इनिशियली है तो हमारा x नॉट हो गया। x क्या है? x किसी भी टाइम पर उसकी लोकेशन है। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल देखो ना, ये t इक्वल टू 5 पर कितना लोकेशन था? ये हमारा x है। t इक्वल टू 6 पे कितना लोकेशन था? वो हमारा x है। सो किसी भी टाइम पर कितना लोकेशन, उसका क्या पोजीशन है इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में या फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप मेजर कर सकते हो। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है वो बताता है। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो जैसे हम लोग पहले पता करते थे ना, r माइनस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अगर कभी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दिस इज हाउ वी डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। So x is final position, x naught is initial position, t is time, a for acceleration, u for initial velocity, v for velocity at time t. अब इस तरह के इक्वेशंस हम लोग डील करते हैं कि जब वेरिएबल होगा तो हम उन 4 इक्वेशन को रीयूज करेंगे जो हम लोगों ने लर्न की थी इससे पहले वाले केस में। हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, फिर जहां जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएट करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेट करेंगे। वेलोसिटी दिया होगा तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं, पोजीशन दिया होगा तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और सिमिलरली सभी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कपल ऑफ एग्जांपल करेंगे तो आपको जमेगा। आपने कुछ लिखा था, अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन बट कैन यू री एक्सप्लेन वंस व्हाई वी टेक द अपर एंड लोअर लिमिट्स दैट वी टेक इन दिस इक्वेशन फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो क्या होता है, जब कभी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, हालांकि मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाया, हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है। तो अपने को लिमिट्स लगाने का कि 0 से t या t1 से t, कई बार ऐसा होगा t नॉट से t लिखना पड़ेगा। तो जो लोअर लिमिट हो रहा होगा वो इनिशियल वाली बात कर रहा होगा। अब देखो ये इक्वेशन आया कैसे, ये इक्वेशन बेसिकली इस इक्वेशन का प्रोडक्ट है। आपने dv एक तरफ किया होगा, a dt लिखा होगा, फिर आपने उसको इंटीग्रेट किया होगा, v की लिमिट लगाएगी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। सो ये जो लिमिट्स होते हैं ना, वो बेसिकली हमको ये बताते हैं कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ से चला था। क्योंकि आप देखो ना कि कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा होगा, सो वी नीड टू नो व्हाट वाज द ओरिजिन, दैट मींस फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, व्हाट इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज। सो इनिशियल कंडीशंस क्या थे, ये हमारे लिए मैटर करते हैं। अगर हमको इनिशियल कंडीशंस नहीं पता होंगे तो हम फाइनल कंडीशंस नहीं बता पाएंगे, isn't it? So इनिशियल वैल्यूज को भी इनकॉर्पोरेट करना होता है, और इंटीग्रेशन इस बात को यूज करता है कि इनिशियली क्या था तभी हम फाइनली बता पा रहे हैं। तो वो इनिशियल से लेकर के फाइनल लिमिट लेता है। जो इनिशियल्स होते हैं वो हमारे लिए लोअर लिमिट हो जाते हैं, जो फाइनल होते हैं हमारे लिए अपर लिमिट हो जाते हैं, और इनिशियल के बेसिस पर हम फाइनल बता पाते हैं। इनफैक्ट पूरा साइंस का ये रोल है कि अगर आपको कुछ पता हो इनिशियली तो आप फाइनली बता सके, दैट मीन्स यू कैन प्रेडिक्ट। जैसे अगर आप कार से लेके जाते हो, कार स्टार्ट करते हो और आपको पता होगा कि किस वेलोसिटी से चलना है, किस एक्सेलरेशन से चलना है,
देन यू कैन प्रेडिक्ट कि अगर आपको 200 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगने वाला है, या फिर आफ्टर 5 आवर्स आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशंस होती हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन आवर इनिशियल कंडीशंस, hence initial condition has to be used, hence lower limit and upper limit has to be there. Okay, let's take a few example. सपोज कर लीजिए, बस सिमिलर टाइप एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको पिक कर लेते हैं। ऐसा बोलता है a particle starts from origin। अब देखो इतना ही स्टेटमेंट लिखा क्वेश्चन का, इससे आपको काफी कुछ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। सो इनिशियल पोजीशन जिसको हम लोगों ने आर नॉट या एक्स नॉट लिखा था, वो अब 0 बोल रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। सो ये लैंग्वेज से अपने को डिकोड करना होता है। एंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब v, किसी भी टाइम पर, इज गिवन बाय v is equal to, let's say t square minus 2t minus 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी दी गई है। अपने को बहुत सारी बातें पता करनी है। सो एक एक करके आप उनका आंसर देंगे, और कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, कुछ इजी, कुछ डिफिकल्ट, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। सो फाइंड लेसन नंबर 1, सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग ये मान के चल रहे हैं ये x डायरेक्शन में चल रहा है। सो मोशन हमारा 1D है और x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन मोशन है। सो अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है कि इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी। सो यू नो कि दैट्स सिंपल। इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी आपको हर एक टाइम पे पता है, तो t इक्वल टू 0 पर भी ये पता कर देगा। तो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब हुआ u, v इज इक्वल टू u। u कब? जब t की वैल्यू 0, और t की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 माइनस 3 आ जाएगा, इसका मतलब -3 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ये माइनस क्या बोल रहा होगा? माइनस बोल रहा होगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसका पिक्चर भी बनाते चलते हैं, जिससे अपने को विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से कि x इक्वल टू 0 था, ये हमारा ओरिजिन था, पार्टिकल यहाँ पर है और इनिशियली इधर चलता है, किस वेलोसिटी से? 3 मीटर पर सेकंड से। नाउ फोकस ऑन द नोटेशन। जब हम लोग ग्राफ पिक्चर बना रहे होते हैं और एरो दिखा दिया है, तो एरो ने इस माइनस साइन को यूज कर लिया है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, और जब लिखेंगे तो -3 लिखेंगे। दोनों का मतलब सेम होता है। ये आपको पता चल गया। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल आपका ओरिजिन पर था और किधर जा रहा था? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। अगला पार्ट। सर, यस, या कैरी ऑन। सर क्वेश्चन में अगर हमें दिया नहीं होता कि ओरिजिन से स्टार्ट किया है, सो वी कैन डिटरमाइन नो व्हाट वाज इट्स इनिशियल पोजीशन। एग्जैक्टली। सो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन अ क्वेश्चन। सो अगर वो ओरिजिन नहीं बोलता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, फिर हम कोई एक्स नॉट पकड़ कर स्टार्ट करते हैं। So we need to read the question very carefully. Every word is important. We need to seek every information. What is initial position? What is initial velocity? What is given, right? So whatever the question says, we follow the exactly same thing. अगर वो नहीं देगा तो अपने को प्रिज्यूम नहीं करना है, ब्रेन को ओपन रखना है, और आगे चल करके पता चल जाता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर नहीं होता तो हम इसको एक्स नॉट से बोलते हैं, तो हमारे लिए एक्स नॉट अननोन रहा होता, और अगर आगे निकल पाता तो ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता तो वो निकलने का कोई ऑप्शन जरूर देता। ये 0 से चलता है। नेक्स्ट, आपको ये पता करना है वेदर पार्टिकल changes its direction
of motion, पहला क्वेश्चन. If yes, then how many times? So क्या ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन बदलेगा, और अगर बदलेगा तो कितने टाइम बदलेगा? अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो इसलिए हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो अपने को वेलोसिटी चेक करके पता करना पड़ेगा. सो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या फंडा लगाते हैं? फॉर दैट सेक वी से कि वेलोसिटी जहाँ पर जीरो हो जाएगी वही केस बनेगा. सो हम बोलेंगे जबकि भी डायरेक्शन चेंज होता है तो v को जीरो रखना होता है, और जब जब इसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी तब तक ये मोमेंटली रुका होगा, रुक करके अपनी डायरेक्शन बदला होगा. क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा तभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. सो v को जीरो करते हैं, तो इससे अपने को पता चलेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू जीरो. ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कंपोनेंट, इसके फैक्टर कर सकते हो आप, या फिर आप इसके इससे t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. जब यहाँ से आप देखोगे तो t की एक वैल्यू -1 आएगी और एक t की वैल्यू 3 सेकेंड आएगी. अच्छा, -1 को अपने को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम t इक्वल टू 0 से स्टोरी बनाते हैं, तो ये नहीं ले सकते, ये गलत हो गया. इसका मतलब है कि केवल एक ही बार होगा, 2 बार नहीं हो सकता है. और कौन सा टाइम होगा? t इक्वल टू 3. इसका मतलब ये t इक्वल टू 3 में इधर जा रहा होगा, t इक्वल टू 3 तक यहाँ पे चला होगा, और जब ये t इक्वल टू 3 सेकेंड आया होगा तो ये रेस्ट पर आ गया होगा मोमेंटरली, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया होगा. इसके बाद इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली होगी. अच्छा, तो इतना अपने को पता चल गया. अब आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा सकता है. फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3. इस 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना था? यहाँ पर एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, या हो सकता है कि चेंज हो रहा हो कोई और क्वेश्चन में भी, तो अपने को किस समय पे कितना एक्सेलरेशन है वो देखना होता है. तो आप बोलोगे कि ये चेंज करेगा, केवल एक बार चेंज करेगा. केवल एक बार क्यों? क्योंकि अगर बाद में भी, फ्यूचर में भी चेंज करता, अगर ऐसे चेंजेस करता, तो फिर अपने को हर मोमेंट पे वेलोसिटी, कई सारी वेलोसिटी जीरो मिलती. इसके लिए आप पहले v को एक्सेलरेशन पता करोगे. एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt. इसको हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो हम d अपॉन dt लगाएंगे किस पर? v पर. v कितना होता है? t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3. now you can realize कि डिफरेंशिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है. वो हमारे लिए बेसिकली इक्वेशंस का काम करता है. ये 2t माइनस 2 हो गया. इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो 2 इंटू टी माइनस 1 है. हम इनके साइन भी पता कर सकते हैं. आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स को यूज करो तो आप ऐसा पता कर सकते हो कि ये एक्सेलरेशन जो है ना, t इक्वल टू 0 पे निगेटिव रहा होगा. t इक्वल टू 1 पे जब जाओगे, ये टाइम स्केल मैंने बनाया, टाइम स्केल. t इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इक्वल टू 0 है. 0 के आगे हम स्टार्ट करते हैं, 1 के आगे चल रहे होते हैं. जब आप 0 से 1 रहोगे तो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव रहा होगा, और जब 1 से ज्यादा वैल्यू लेकर टाइम के तो ये पॉजिटिव रहा होगा. तो ये वो रेंज है जहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव था, ये वो रेंज है जहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव था. इसका मतलब है इनिशियली एक्सेलरेशन नेगेटिव था. इसका मतलब है इनिशियली एक्सेलरेशन इधर था, नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में. इसका मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन का काम कर रहा था. दैट मींस पहले इसने वेलोसिटी को बढ़ाया है, बढ़ाते बढ़ाते इसको कुछ वैल्यू तक ले गया होगा, कुछ सेकेंड्स तक. फिर 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रह रहा है. तो फिर उसने स्पीड को कम किया और 3 सेकेंड में आते आते स्पीड को 0 कर दिया. अब इसके बाद ये इसको इधर टर्न करेगा. क्यों टर्न करेगा? क्योंकि आगे चल करके इस टाइम के बियॉन्ड वो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो एक्सेलरेशन वाज नॉट ऑलवेज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. एक्सेलरेशन ने भी एक टाइम पर अपने डायरेक्शन को बदला. 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, 1 के आगे पूरे टाइम तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं. अच्छा, तो वेलोसिटी के साइन भी निकाल सकते हो, फैक्टर कर लो. दूसरा तरीका अपने को सॉल्व करने का होता है, फैक्टर कर लो t माइनस 1 t माइनस 3.
तो वहां से अपने को पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कब कब पॉजिटिव थी, कब कब नेगेटिव थी। तो यहाँ से पता चलेगा टी के बियॉन्ड पॉजिटिव थी और टी के पहले नेगेटिव थी। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। वेलोसिटी के साइन बनाना, ये मैथ्स का रोल है। तो v को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू टी माइनस थ्री टी प्लस वन। टाइम लाइन बना लो। एक टाइम अपना कौन सा है, t इक्वल टू माइनस वन, ये तो एग्जिस्ट ही करता है। हमारा टाइम t इक्वल टू जीरो से एग्जिस्ट करता है, और एक t इक्वल टू थ्री है, और फिर इधर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो अगर हमारा नंबर थ्री से बड़ा होगा तो ये सब पॉजिटिव रहा होगा। इट मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। फिर इससे छोटे वाले में यहाँ पूरा नेगेटिव होगी, लेकिन इतना तो डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी की कहानी होगी। इसका मतलब है 0 से लेकर के 3 सेकेंड तक ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला, नेगेटिव डायरेक्शन में चला, फिर इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आपको अगर नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अगेन मैथ्स का सपोर्ट लिया है। देखो, जैसे कि हम लोगों ने ये पता किया कि एक्सेलरेशन 3 सेकंड में बताइए, तो आपने 3 सेकंड में बता दिया, ये आपके लिए कोई इशू नहीं रहा होगा। कितना आएगा, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब 3 सेकंड में पता करना है तो आप इसको 3 सेकंड में पता कर सकते हो। सो टी इक्वल टू 3 पर हो जाएगा ए की वैल्यू 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट इज 2। ये आपका आंसर आया होगा। हाँ, गड़बड़ कर दिया। 2 इंटू टू, एक 2 बाहर भी है, सॉरी। 2 इंटू टू 4 मीटर पर सेकेंड है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया ना। तो आपने कब निकाल लिया, 3 पर। आप 4 पर भी निकाल सकते हो, आप 1 सेकंड पे भी निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है 1 सेकंड पे बताइए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 सेकंड पे इसकी वैल्यू 0 आई है। कोई आपसे पूछता है हाफ सेकंड पे बताइए, तो जब आप हाफ सेकंड पे लगाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो जब हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो ये t माइनस वन है, ये डिसाइड करता है। अब आप देखो कि a हमारा तभी पॉजिटिव होगा जब t की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो उसको हमने एक लाइन पे ड्रॉ कर लिया। जब t टाइम, लेट से कि ये टाइम को बता रहा है, इधर जाने से टाइम मिलता है अपने को, और टाइम बढ़ता है। तो जब टाइम 1 सेकंड से ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, और जब t 1 सेकंड से कम रहेगा, 1 सेकंड से, ये 1 सेकंड है, उस समय एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बता रहा है, सिंपली एक्सप्रेशन बता रहा है। उसको हम लोग नंबर लाइन से भी या टाइम लाइन से भी डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह से आप वेलोसिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी कैसे बदलती है। तो जीरो से लेकर के हमारा इंपॉर्टेंस होता है, तो जीरो से लेकर के 3 सेकंड तक नेगेटिव वेलोसिटी थी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा था। आप पिक्चर भी बता रहे हैं आपको, तो ये पिक्चर और ये लाइन दोनों मिलकर के आपको सपोर्ट करेगी, और ये मैथमेटिक्स। फिर जब 3 सेकंड के बियॉन्ड वाली बात करोगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी चला गया, और पार्टिकल इस तरह से चल रहा है। इसको बोलते हैं कि हमने मोशन को एनालाइज कर लिया, मोशन को डिस्क्राइब कर लिया। अब आपसे कभी डिस्टेंस पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो आपको उन्हीं एक्सप्रेशन को यूज करके अपने को आंसर देना है, और पूरी पिक्चर को दिमाग में रखना है। आप किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन बता सकते हो, और यहाँ से अपना एक ब्रॉडर सेंस भी क्रिएट कर सकते हो। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हो, यहाँ से ब्रॉडर सेंस क्रिएट कर सकते हो। ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ये केवल आपको ब्रॉडर व्यू देने के लिए, कब पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव रखता है, कब नेगेटिव रखता है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, और ये भी आइडिया। अब आपसे, मैं आपसे डिस्टेंस पूछ सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता हूँ, तो वो सारा कुछ आप बता सकते हो। अब उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना ही आप पहले डाइजेस्ट करो। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, डीपर पॉइंट्स हैं, और पहले आपने प्रोबेबली नहीं देखा होगा, तो इनको इंटरनलाइज करो। और इतना अगर आप समझ जाते हो तो हम लोग ऑलमोस्ट काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। बस इन्हीं को डाइजेस्ट करना है, कुछ और प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, 2D मोशन होगा। ये 1D और कंप्लीट होने के बाद 2D रहेगा। ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन रहेगा। इसी मोशन को हम लोग ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग दिस मच कैलकुलेशन। और भी अपने पास मेथड्स आएंगे। ओके, सो ओवर द टाइम इसके बारे में लोग बात करेंगे। Any quick question, if at all, you can ask. Otherwise, next lecture we will proceed further. Please do revise them because they are important. Okay, thank you then. See you tomorrow.